Hello everyone, this is Ankita Agarwal. Today I am going to discuss the topics types of bus inside the system, bus architecture and bus arbitration. The first topic, types of bus inside the system. System bus can be separated into three functional groups. The system bus is classified into three functional groups, that is address bus, data bus and control bus. First is address bus. The address bus is used for transmitting the addresses of locations in memory. जो हमारी मेमोरी होती है वो इसमें डिफरेंट लोकेशंस होती हैं और उन लोकेशंस के पर्टिकुलर एड्रेसेस होते हैं. ठीक है, एड्रेसेस पर या लोकेशंस पर आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है. तो जो एड्रेस, जब भी हमें किसी लोकेशन से डेटा को एक्सेस करना होता है तो हम उसका एड्रेस जो है वो किस पे प्लेस करते हैं, एड्रेस बस पे प्लेस करते हैं. सो द एड्रेस बस इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द एड्रेसेस ऑफ लोकेशंस इन मेमोरी. When the processor wants to access a particular location, suppose जो प्रोसेसर है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करना चाहता है इन मेन मेमोरी में, तो इट ट्रांसमिट्स द एड्रेस अलोंग द एड्रेस बस. तो वो क्या करेगा, एड्रेस बस पर उस लोकेशन, उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस किस पे डालेगा, एड्रेस बस पे डालेगा और उस पर्टिकुलर एड्रेस पर जो डेटा होगा वो किस पर आ जाएगा, डेटा बस पर आ जाएगा. So when the processor wants to access a particular location in main memory, it transmits the address along the address bus and the data in that location is returned along the data bus. जो भी उस एड्रेस पर जो भी डेटा होगा वो किस पर आएगा, डेटा बस पर आएगा. The width of the address bus determines the maximum memory capacity of the system. जो मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी होती है सिस्टम की, मेमोरी की जो कैपेसिटी होगी वो किससे आती है, विड्थ ऑफ द एड्रेस बस. जो भी आपकी एड्रेस बस की विड्थ होगी वही आपकी मैक्सिमम मेमोरी की कैपेसिटी होगी. द हाईएस्ट एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन इज 2 की पावर n. जो मेमोरी लोकेशन डिसाइड होती है वो 0 से 2 की पावर n-1 तक होती है. इसीलिए मैक्सिमम या हाईएस्ट जो एड्रेसेबल लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, वो क्या है, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ द एड्रेस बस. और जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होगा, n बिट का एड्रेस होगा. इसी वजह से n नंबर ऑफ लाइन्स चाहिएंगी एड्रेस बस पे. ठीक है, अगर 2 की पावर n इज द हाईएस्ट एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन, 2 की पावर n में जो n होता है उतनी नंबर ऑफ लाइन्स हमें चाहिए होती हैं एड्रेस बस को डिज़ाइन करने के लिए, या उतने नंबर ऑफ बिट्स हमें चाहिए होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए. The processor is the only device that will be labeled with an arrow going on to the address bus. अभी हम आगे एक फिगर देखेंगे, उसमें प्रोसेसर जो डिवाइस है उसी के थ्रू जो एरो है वो बाहर की तरफ जा रहा है. दैट मीन्स इस वजह से जा रहा है क्योंकि प्रोसेसर ही पर्टिकुलर किसी भी लोकेशन से डेटा को फेच करेगा. जब डेटा को फेच करने की ज़रूरत उसे पड़ेगी तो बट ऑब्वियस जहाँ से उसे डेटा फेच करना है उसका एड्रेस वो किस पे देगा, एड्रेस बस पे देगा. एंड जिस भी लोकेशन से वो डेटा को एक्सेस करना चाहता है उस लोकेशन पर जो डेटा होगा वो किस पे आ जाएगा, डेटा बस पर आ जाएगा. और एड्रेस किसी का भी हो सकता है. ऑल अदर डिवाइसेस विल बी शोन विद एरोज कमिंग फ्रॉम द एड्रेस बस. मतलब जो एड्रेस बस पे जो एड्रेस होगा वो इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी हो सकता है, मेमोरी का भी हो सकता है, और जो भी डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड है उनमें से किसी का भी हो सकता है कि वहाँ से हमें, उस लोकेशन से हमें डेटा को एक्सेस करना है या फेच करना है. तो जो एड्रेस बस होती है वो आपकी कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है और वन वे होती है. नेक्स्ट इज योर डेटा बस. द डेटा बस कैरीज द डेटा विच इज ट्रांसफर्ड थ्रू आउट द सिस्टम. थ्रू आउट द सिस्टम मतलब जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे. मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस का मतलब है कि मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर कोई डेटा चाहिए, मेमोरी से अगर आपके प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए, मतलब मेमोरी से डेटा को रीड करने का काम या मेमोरी में डेटा को राइट करने का काम, ये जो भी डेटा वाला पार्ट है वो डेटा कहाँ पर आता है, किसके थ्रू आता है, डेटा बस के थ्रू आता है. मतलब हम डेटा कहाँ प्लेस करते हैं, डेटा बस में प्लेस करते हैं. तो द डेटा बस कैरीज द डेटा विच इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू आउट द सिस्टम. मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम डेटा बस के थ्रू होता है. एड्रेस, जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस हमें गिवन होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन से उस पर्टिकुलर लोकेशन के एड्रेस पर जो डेटा होगा वो डेटा बस पर डाल दिया जाएगा.
दैट इज़ वाई डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल होती है। डेटा बस हेल्प्स टू सेंड एंड रिसीव डेटा। डेटा बस हेल्प करती है डेटा को सेंड करने में और डेटा को रिसीव करने में। द बेसिक रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर डन थ्रू डेटा बस। डेटा बस के थ्रू ही हमारे बेसिक रीड और राइट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। मतलब डेटा को रीड करने का काम, डेटा को राइट करने का काम सब किसके थ्रू होता है? डेटा बस के थ्रू होता है। हम डेटा बस में डेटा को प्लेस करते हैं और उससे जहाँ पर भी हमें डेटा को रीड करना होता है हम उसे रीड करते हैं, जहाँ डेटा को राइट करना होता है हम उसे राइट करते हैं। तो डेटा बस बेसिकली कंटेन्स द डेटा from the particular location or particular address which is given on the address bus. Next is the control bus. All devices have two-way communication with the control bus. The control bus is used to ensure that the different components have access to the data and address buses. Control bus ये ensure करती है कि जो different components हैं उन पर वो जो है वो डेटा को एक्सेस कर सके और एड्रेस डेटा को एक्सेस कर सकें फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन एंड दैट देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिवाइसेस रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू द सेम बस। अगर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक साथ किसी भी डिवाइस से डेटा को एक्सेस करना चाहती हैं तो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करने का काम किसका होता है? कंट्रोल बस का होता है। कमांड, टाइमिंग एंड स्टेटस सिग्नल्स आर सेंट अलोंग द कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के थ्रू ही हम कमांड सेंड करते हैं, टाइमिंग्स जो हमारी डिसाइड होती हैं जिसके थ्रू सिंक्रोनाइजेशन रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, स्टेटस सिग्नल्स की जो बस है वो बिजी है या रिक्वेस्ट ग्रांट हुई है, कोई और बस को यूज़ कर रहा है, ये सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो स्टेटस सिग्नल्स वो कंट्रोल बस के थ्रू सेंड होते हैं। कंट्रोल लाइन्स कुड इंक्लूड, कंट्रोल लाइन्स क्या क्या इंक्लूड करती हैं? मेमोरी राइट, कि मेमोरी कॉजेज डेटा ऑन द डेटा बस टू बी रिटन इनटू द एड्रेस लोकेशन। मतलब मेमोरी राइट का मतलब जो भी हमें एड्रेस बस पे जो एड्रेस गिवन है उस एड्रेस पर डेटा बस में जो डेटा है वो राइट हो जाएगा। मेमोरी रीड मतलब मेमोरी रीड कंट्रोल लाइन कब होगी? दैट इज कॉजेज डेटा फ्रॉम द एड्रेस लोकेशन टू बी प्लेस्ड ऑन द डेटा बस, कि एड्रेस बस पे जो एड्रेस है उस लोकेशन से डेटा को रीड करके हमें एड्रेस बस पे डालना है। इनपुट आउटपुट राइट कॉजेज डेटा ऑन द डेटा बस टू बी आउटपुट टू द एड्रेस्ड इनपुट आउटपुट पोर्ट। मतलब जो भी हमारा डेटा बस पे डेटा है वो हमारा एड्रेस्ड इनपुट आउटपुट पोर्ट पर राइट हो जाएगा। रीड का मतलब जो भी हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट का जो एड्रेस है वहाँ से डेटा हम रीड कर लेंगे। ट्रांसफर एक्नॉलेजमेंट, ACK इज एक्नॉलेजमेंट, indicates that the data have been accepted from or placed on the data bus, कि जो हमारा डेटा है वो एक्सेप्ट हो गया है या डेटा बस पर प्लेस हो गया है। अगर रीड हो रहा होगा तो एक्सेप्ट हो गया है, राइट हो रहा है तो मतलब डेटा बस पर वो राइट हो गया है। ये ट्रांसफर एक्नॉलेजमेंट है कि जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो रीडिंग ऑपरेशन हो चाहे वो राइटिंग ऑपरेशन हो, अगर रीड ऑपरेशन है तो डेटा बस पर जो डेटा था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू, और अगर राइट ऑपरेशन था रीड ऑपरेशन था तो राइट ऑपरेशन था तो पर्टिकुलर जो भी डेटा था वो राइट हो चुका है, मतलब जहाँ पर जाना था वो जा चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। और अगर रीड ऑपरेशन था तो वहाँ से जो डेटा हमें चाहिए था डेटा बस पे वो हमारा डेटा बस पर आ चुका है। दैट इज ट्रांसफर एक्नॉलेजमेंट। बस रिक्वेस्ट इंडिकेट्स दैट द कॉम्पोनेंट नीड्स टू गेन कंट्रोल ऑफ द बस। अब जिस भी डिवाइस को ट्रांसफर इनिशिएट करना होगा वो क्या करेगी? बस के लिए रिक्वेस्ट करेगी, कि एड्रेस बस के लिए रिक्वेस्ट करेगी, डेटा बस के लिए रिक्वेस्ट करेगी कि हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन से हमें ये डेटा चाहिए, तो बस के लिए रिक्वेस्ट जनरेट होगी। देन बस ग्रांट इंडिकेट्स दैट द रिक्वेस्टिंग कंपोनेंट हैज़ बीन ग्रांटेड कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस। अब जब हमें सिस्टम बस का कंट्रोल मिल जाएगा, दैट मीन्स बस रिक्वेस्ट हमारी जब एक्सेप्ट हो जाएगी तो हमें बस ग्रांट हो जाएगी। ग्रांट हो जाने के बाद हम अपना जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते थे वो हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरप्ट रिक्वेस्ट इसमें होती है, इंडिकेट दैट एन इंटरप्ट इज पेंडिंग। ठीक है, मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट मतलब जो भी इंटरप्ट का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कह लो या पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम में हम रन कर रहे थे, लेकिन हमें कोई और प्रोग्राम आ गया और वो हमें रन कराना है, तो हम एक इंटरप्ट जनरेट करते हैं कि उस जो रन कर रहा था प्रोग्राम उसे रोक करके हमने जो प्रोग्राम अब सेंड किया है उसे एग्जीक्यूट करवा दो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरप्ट।
कि बीच में हम किसी एक को रोक करके दूसरे को करवाना चाहते हैं, दूसरे को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है। इंडिकेट दैट एन इंटरप्ट इज पेंडिंग। इंटरप्ट रिक्वेस्ट का मतलब अभी वो रिक्वेस्ट की गई है, पेंडिंग है अभी। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का मतलब एक्नॉलेजेस दैट द पेंडिंग इंटरप्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। जो हमारा पेंडिंग इंटरप्ट था वो रिकॉग्नाइज हो गया है, दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। क्लॉक इज यूज टू सिंक्रोनाइज ऑपरेशंस। अगर दो पर्टिकुलर ऑपरेशंस हो रहे तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन का काम क्लॉक के थ्रू होता है। रीसेट मीन्स इनिशियलाइजेस ऑल द कंपोनेंट्स। अगर हमें सारे कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करना है तो हम रीसेट करते हैं, ठीक। तो दीज आर द बेसिक कंट्रोल लाइन्स, सिग्नल्स, दैट मीन्स बेसिक कंट्रोल सिग्नल्स दैट आर गिवन ऑन द कंट्रोल लाइन्स, कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा और किस ऑपरेशन के परफॉर्म करने में हम कौन सा सिग्नल एक्टिवेट करेंगे। दिस इज डन बाय कंट्रोल बस। सो in address bus, address is placed of that particular location from where you want to collect the data. in data bus bi-directional इसीलिए होती है कि डेटा को हम मेमोरी से रीड भी कर सकते हैं डेटा, और मेमोरी में राइट भी कर सकते हैं डेटा। तो डेटा का काम दोनों तरफ से होगा, दैट मीन्स बाई-डायरेक्शनल होगी। कंट्रोल बस, जो भी हमें कंट्रोल सिग्नल्स देने होते हैं जिनके थ्रू कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो बसेस में, देन इन दैट केस हम कंट्रोल बस यूज़ करते हैं। तो ये हमारी 3 बेसिक बसेस थी, जो सिस्टम बसेस थी, जो हम सिस्टम में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बस आर्किटेक्चर। यही है बस आर्किटेक्चर। बस आर्किटेक्चर में सपोज आपके पास जो डिवाइसेज हैं वो है, डिवाइसेज या यूनिट्स जो हैं वो आपकी प्रोसेसर, कीबोर्ड या इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, वीडीयू या आउटपुट कंट्रोलर, डिस्क इनपुट आउटपुट कंट्रोलर एंड मेमोरी, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो कि एड्रेस बस में लिखा हुआ था कि जो एड्रेस बस है वो सिर्फ प्रोसेसर से एड्रेस को उठाएगी, और प्रोसेसर जो एड्रेस देगा सी हियर, यहाँ पर ये जो है, ये जो प्रोसेसर से डेटा को उठाएगी, ठीक है, और एड्रेस बस पर वो जो भी एड्रेस होगा, जिस लोकेशन से उसे डेटा चाहिए होगा, वो एड्रेस बस पर प्लेस हो जाएगा। वो एड्रेस आपके कीबोर्ड का हो सकता है, आउटपुट कंट्रोलर का हो सकता है, आउटपुट कंट्रोलर पे डिस्क इनपुट आउटपुट कंट्रोलर या मेमोरी के किसी पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस हो सकता है। जो भी एड्रेस होगा वो इस एड्रेस बस पर आ जाएगा, और एड्रेस बस पर आ जाने के बाद जहाँ से भी उसे डेटा फैच हुआ होगा, सपोज अगर यहाँ से हुआ है तो यहाँ से डेटा बस पे आ जाएगा, यहाँ से हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो भी एड्रेस बस का लोकेशन होगा, एड्रेस बस पे जो भी एड्रेस पड़ा होगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस से अगर डेटा रीड होना होगा तो रीड हो जाएगा, राइट होना होगा तो राइट हो जाएगा डेटा बस पे। तो वो सारा काम आपका, जो भी डेटा है वो डेटा कहाँ प्लेस होगा, आपका डेटा बस में प्लेस होगा। एड्रेस बस पे आपका क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा, ठीक। देन कंट्रोल बस इज जस्ट फॉर कंट्रोलिंग ऑल द ऑपरेशंस। जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके रिगार्डिंग जो सिग्नल मिलेगा वो कंट्रोल बस के थ्रू मिलेगा। तो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम बस, कि जो सिस्टम बस में एड्रेस बस होती है वो आपकी यूनी डायरेक्शनल होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एड्रेस बस में जो एड्रेस बस का जो डायरेक्शन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, और डेटा बस जो होती है वो आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। कंट्रोल बस भी आपकी 2 वे कम्युनिकेशन ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द अ नंबर ऑफ DMA और अदर कंट्रोलर्स और प्रोसेसर। A number of DMA or other controllers or processors trying to get access to a bus at the same time. अब क्या होता है कि जो कई सारे कंट्रोलर्स लगे होंगे, DMA इज द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्टली हम मेमोरी को एक्सेस अगर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें सिस्टम बस चाहिए रहती है, उनके थ्रू हम डायरेक्टली मेमोरी जो है वो किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो DMA इज द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और अदर कंट्रोलर्स, और जो कंट्रोलर्स होंगे या प्रोसेसर होगा वो एक साथ एक टाइम पर बस का एक्सेस अगर गेन करना चाहते हैं तो एक साथ सबको तो एक्सेस नहीं दिया जा सकता। देन तो हमें क्या करना होता है कि एक एक करके हम एक्सेस देंगे, मतलब हम इसके लिए भी एक वे डिज़ाइन किया गया है जिसके थ्रू हम बस का एक्सेस वेरियस डिवाइसेस को देते हैं।
तो अ नंबर ऑफ डीएमए और अदर कंट्रोलर्स और प्रोसेसर्स ट्राइंग टू गेट एक्सेस टू अ बस एट द सेम टाइम, बट एक्सेस कैन बी गिवन टू ओनली वन ऑफ दीज, लेकिन हम एक टाइम पर किसी एक ही को एक्सेस दे सकते हैं। सिस्टम बसेस शेयर्ड बिटवीन द कंट्रोलर एंड द प्रोसेसर। अब सिस्टम बस जो होती हैं वो जैसे डीएमए हमने बात किया, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो डीएमए कंट्रोलर होता है, डीएमए कंट्रोलर या अदर जो कंट्रोलर्स हैं या प्रोसेसर्स जो हैं उनके बीच में शेयर्ड है। अलग अलग हमने सिस्टम बसेस नहीं डिज़ाइन कर रखी हैं, सिस्टम बस को हमने शेयरिंग दे रखी है। अब जब भी किसी डिवाइस को या जब भी किसी कंट्रोलर को, प्रोसेसर को बसेस की ज़रूरत पड़ती है तो वो रिक्वेस्ट करेगा, बस के लिए रिक्वेस्ट करेगा। फिर एक बस कंट्रोलर होगा, वो उस बस की रिक्वेस्ट को देखेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बस ग्रांट करेगा। ठीक है, तो सिस्टम बसेस आर शेयर बिटवीन द कंट्रोलर एंड द प्रोसेसर। ओनली वन प्रोसेसर और कंट्रोलर कैन बी बस मास्टर। अब कोई एक ही प्रोसेसर, मतलब एक बार में प्रोसेसर या कंट्रोलर कोई एक ही आपका बस मास्टर हो सकता है। The bus master, who is the bus master? The controller that has access to a bus at an instance, or a device that initiates data transfer on the bus at a given time is called bus master. Bus master कौन होता है? The controller that has access to a bus, जिसके पास किसी particular instance पर बस का access होता है, उसे हम बस मास्टर कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि कोई भी जो डिवाइस किसी पर्टिकुलर टाइम पर डेटा ट्रांसफ़र इनिशिएट करती है उसे हम बस मास्टर कहते हैं। एनी वन कंट्रोलर और प्रोसेसर कैन बी द बस मास्टर एट एनी गिवन इंस्टेंस। ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी एक कंट्रोलर या प्रोसेसर एक टाइम पर बस मास्टर हो सकता है, एक से ज़्यादा एक टाइम पे बस मास्टर नहीं हो सकते हैं। सपोज ये है आपके पास कि आपके पास कंट्रोलर है, डीएमए कंट्रोलर है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है और ये बसेस हैं, ये सभी के साथ शेयर्ड बसेस हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को ही इसमें से किसी एक को ही बस ग्रांट होगी, बस का एक्सेस मिलेगा जिसके थ्रू वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट आता है बस आर्बिट्रेशन। अब बस आर्बिट्रेशन क्या होता है? द procedure of arbitration comes into picture whenever there are more than one processors requesting the services of bus। अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स एक टाइम पर बस को एक्सेस करना चाहते हैं तब हमें आर्बिट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज ओनली वन यूनिट एट अ टाइम बी एबल टू ट्रांसमिट सक्सेसफुली ओवर द बस, क्योंकि एक टाइम पर एक ही जना बस को यूज़ कर सकता है, बस से डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। देयर इज सम सिलेक्शन मैकेनिज्म, इसी के लिए कोई एक मैकेनिज्म यूज़ करी गई है टू मेंटेन सच ट्रांसफर्स एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड बस आर्बिट्रेशन। इस मैकेनिज्म को ही हम बस आर्बिट्रेशन कहते हैं। मतलब बस आर्बिट्रेशन का मतलब है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स एक ही टाइम पर बस को यूज़ करना चाहते हैं, सिस्टम बस को यूज़ करना चाहते हैं, तो एक ही टाइम पर सबको एक्सेस नहीं मिल सकती है, किसी एक को ही एक्सेस मिल सकती है। तो वो कौन होगा, कैसे डिसाइड होगा, इसी के लिए हम बस आर्बिट्रेशन यूज़ करते हैं। तो बस आर्बिट्रेशन डिसाइड्स विच कंपोनेंट विल यूज़ द बस अमंग वेरियस कॉम्पिटिंग रिक्वेस्ट्स। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं बस को एक्सेस करने के लिए, तो किस डिवाइस को एक्सेस मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए हम बस आर्बिट्रेशन यूज़ करते हैं। तो बस आर्बिट्रेशन डिसाइड्स विच कंपोनेंट विल यूज़ द बस among various competing requests. Now the method of arbitration in a bus. To decide which component can transmit over different buses when multiple components wants to gain control over the bus. The purpose of these methods is to assign one device, input output module या processor as a master. अब इसमें हम क्या करते हैं, इन मेथड्स में हम क्या करते हैं, किसी एक डिवाइस को, चाहे वो प्रोसेसर हो चाहे वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हो, उसे हम मास्टर बना देते हैं। मास्टर इनिशिएट्स अ रीड और राइट ऑपरेशन विद सम अदर डिवाइस दैट इज स्लेव। इसमें कॉन्सेप्ट होता है मास्टर और स्लेव का। जिसके पास एक्सेस होगी, जिसके पास उस टाइम करंटली जो डेटा बस को यूज़ कर रहा होगा, दैट विल बी द मास्टर। और जो जो सिस्टम बस से डेटा ले रहा होगा, ठीक है, दैट इज़ द स्लेव। मतलब जिसके पास एक्सेस होगी, जो डेटा को इनिशिएट करेगा ट्रांसफ़र करना, जिसके पास बसेस का कंट्रोल होगा, जिसके पास बसेस होंगी उस टाइम पर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, दैट इज़ द मास्टर।
एंड जो दूसरे डिवाइसेस होंगी वो स्लेव हो जाएंगी। अब इसमें भी बस आर्बिट्रेशन के बेसिकली दो मेथड्स हैं, एक है सेंट्रलाइज्ड मेथड और दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। पहला जो सेंट्रलाइज्ड है, देयर इज अ सिंगल हार्डवेयर डिवाइस दैट एलोकेट्स टाइम एंड कंट्रोल ऑफ बस टू अदर डिवाइसेस। अब इसमें एक सिंगल हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि दूसरे डिवाइसेस को कंट्रोल देती है। इट मे बी सेपरेट मॉड्यूल और अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर। ये एक सेपरेट मॉड्यूल भी हो सकता है और प्रोसेसर का पार्ट भी हो सकता है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड बस कंट्रोलर और आर्बिटर। इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? बस कंट्रोलर या आर्बिटर कहते हैं, ठीक है। दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। ईच मॉड्यूल हैज अ कोड फॉर एक्सेस कंट्रोल, और हर एक मॉड्यूल के पास अपना एक एक्सेस कंट्रोल का कोड होता है। एंड डिफरेंट मॉड्यूल एक्ट टुगेदर टू शेयर द बस, और डिफरेंट मॉड्यूल्स टुगेदर बस को शेयर करते हैं। मतलब एक दूसरे, मतलब जो भी कोड होगा, जिसका कोड होगा वो उस बस को शेयर करेगा, नेक्स्ट जिसका कोड होगा वो उस बस को शेयर करेगा। लेकिन कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जो ये डिसाइड करे कि कौन किस टाइम पर बस को शेयर करेगा। उसमें एक पर्टिकुलर कोड है, हर मॉड्यूल के पास अपना अपना कोड है और उसके अकॉर्डिंग वो बसेस को शेयर करेंगे। अब जो सेंट्रलाइज्ड आपकी स्कीम है, सेंट्रलाइज्ड जो मेथड है, उसमें 3 स्कीम्स आती हैं, बेसिकली 3 बस आर्बिट्रेशन स्कीम्स आती हैं सेंट्रलाइज्ड के अंडर। उसमें पहली आपकी डेजी चेनिंग, दूसरी है पोलिंग, एंड थर्ड वन इज योर इंडिपेंडेंट बस रिक्वेस्ट एंड ग्रांट। अब इन 3 मैकेनिज्म के थ्रू हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो है बस का एक्सेस किस डिवाइस को मिलेगा और किस डिवाइस को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट इज योर डेजी चेनिंग। अब इसमें देखो 3 बेसिकली लाइंस होती हैं हमारे पास। एक बस रिक्वेस्ट सिग्नल होता है, एक बस ग्रांट सिग्नल होता है और एक बस बिजी सिग्नल होता है। पहली चीज़ तो जो डेजी चेनिंग है वो आपकी सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन प्रोसेस है। तीनों ही टेक्निक आपकी सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन ही यूज़ करती हैं। इन डेजी चेनिंग, इन दिस मेथड ऑल रिक्वेस्टिंग कंपोनेंट्स आर अटैच्ड सीरियली ऑन टू द बस। अब इसमें क्या होता है, एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर, इस पिक्चर में देखो कि जो है इसमें जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जो बस के लिए रिक्वेस्ट कर रही होंगी, ठीक है। जैसे ये मास्टर 1 इज कनेक्टेड टू मास्टर 2 एंड देन मास्टर 3, मास्टर 4, मास्टर n, मतलब ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिन्हें बस का एक्सेस चाहिए। जैसे जैसे आती जाएंगी वो पीछे कनेक्ट होती जाएंगी। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली जो बस वाला जो मास्टर होगा वो सबसे आगे होगा एंड द लोएस्ट प्रायोरिटी इज लास्ट में। अब इसमें क्या होता है कि एक सिंगल बस ग्रांट है, बस रिक्वेस्ट है और बस बिजी, ये 3 सिग्नल्स होते हैं इसमें। दिस मेथड इन्वॉल्व्स 3 कंट्रोल सिग्नल्स, दैट इज बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट एंड बस बिजी। नाउ इन डेजी चेनिंग ऑल द बस यूनिट्स आर कनेक्टेड टू अ बस रिक्वेस्ट लाइन। अब जितनी भी बस यूनिट्स होती हैं वो किससे कनेक्टेड होती हैं? बस रिक्वेस्ट लाइन से कनेक्टेड होती हैं। When activated, it indicates that one or more devices are requesting to use the bus. अब बस रिक्वेस्ट लाइन जब आपकी एक्टिवेट होती है तो उससे हमें पता चलता है कि एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो है बस की एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं। मतलब जो अपनी रिक्वेस्ट डालता है वो उस बस रिक्वेस्ट लाइन को एक्टिवेट करता है, जिसको बस का कंट्रोल चाहिए होता है। बस कंट्रोलर रिस्पॉन्ड्स टू अ बस रिक्वेस्ट ओनली इफ बस बिजी इज इनएक्टिव। अब बस कंट्रोलर कब रिस्पॉन्ड करेगा बस रिक्वेस्ट के लिए? बस रिक्वेस्ट पर कब रिस्पॉन्ड करेगा? जब बस बिजी जो है वो इनएक्टिव होगी। अगर बस बिजी है तो वो बस रिक्वेस्ट को मतलब तब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बस बिजी होने का सिग्नल, मतलब बस बिजी अगर एक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी बस कोई और यूज़ कर रहा है। जब ऑलरेडी कोई और बस को यूज़ कर रहा है तो बस रिक्वेस्ट सिग्नल पर रिस्पॉन्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बस कंट्रोलर बस रिक्वेस्ट पर उसी टाइम रिस्पॉन्स करेगा जब आपका जो बस बिजी है वो इनएक्टिव होगा। When bus controller is given to requesting device, it enables its physical bus connection and activates bus busy. अब बेसिकली देखो होता क्या है, यहाँ पर देखो बस ग्रांट लाइन है, बस रिक्वेस्ट लाइन है और बस बिजी लाइन है। आज फिगर में देखिएगा ध्यान से,
फिगर में आपकी एक बस ग्रांट लाइन है, बस रिक्वेस्ट लाइन है और बस बिजी लाइन है। बस रिक्वेस्ट लाइन जो है वो आपकी सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड है और बस बिजी भी सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड है। अब जब किसी भी मास्टर को बस का एक्सेस चाहिएगा तो वो बस रिक्वेस्ट लाइन को एक्टिवेट कर देगा, ठीक। अब बस ग्रांट जो कंट्रोलर है वो पहले वाले को ग्रांट दे देगा, पहले वाले मास्टर को ग्रांट देगा, ठीक। जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो इसका जो कंट्रोल है वो दूसरे वाले को मिल जाएगा। अब अगर दूसरे वाले ने बस की रिक्वेस्ट करी है तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, यूज़ करेगा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वाले मास्टर को दे देगा। सिमिलरली एंड सो ऑन बस ग्रांट चलता रहेगा। लेकिन जो भी बसेस को यूज़ करेगा वो बस ग्रांट सिग्नल को एक्टिव करेगा उस टाइम। बस ग्रांट सिग्नल जब उसे मिल जाएगा, बस बिजी सिग्नल को एक्टिव करेगा। दैट मीन्स जैसे ही इस मास्टर 1 को बस ग्रांट मिला तो वो बस बिजी को एक्टिव कर देगा, और बस बिजी अगर एक्टिव है दैट मीन्स जो बस कंट्रोलर है वो किसी भी रिक्वेस्ट को नहीं देखेगा। इसमें जो बस ग्रांट सिग्नल है वो सीरियली आपका आगे आगे बढ़ता जाता है। दैट मीन्स पहले मास्टर को पहले आपने बस ग्रांट दी, उसके बाद नेक्स्ट मास्टर को बस ग्रांट मिली, नेक्स्ट मास्टर को बस ग्रांट मिली। जितनी भी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड हैं उनको हमने मास्टर मान लिया है कि वो जब उनको एक्सेस मिलेगी तो वो मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है बस रिक्वेस्ट के थ्रू हम सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड है। जिस डिवाइस को आपकी एक्सेस चाहिएगी वो बस रिक्वेस्ट लाइन को पहले एक्टिवेट करेगी। बस रिक्वेस्ट लाइन को एक्टिवेट करने के बाद जब कंट्रोलर उसे बस ग्रांट देगा देन इन दैट केस उसे बस की ग्रांट मिलेगी, वो बस को यूज़ करेगी और उसी टाइम पे वो बस बिजी सिग्नल को एक्टिवेट करेगी। बस बिजी सिग्नल एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि अभी बस का कंट्रोल किसी और मास्टर को नहीं मिल सकता, किसी और डिवाइस को नहीं मिल सकता। ठीक है, यही चीज़ इसमें मेंशन है कि बस कंट्रोलर रिस्पॉन्ड्स टू अ बस रिक्वेस्ट ओनली इफ बस बिजी इज इनएक्टिव। When bus control is given to the requesting device, it enables its physical bus connection and activates bus busy. When the first requesting device gets control of the bus and receives bus grant, it blocks further propagation of signals, activates bus busy line. ठीक है, जैसे ही पहली requesting device को bus grant मिलेगा तो वो further propagation signals का रोक देगी, ब्लॉक कर देगी और बस बिजी लाइन को एक्टिव कर देगी। When a non-requesting device receives bus grant, अब ये सीरियली चल रहा है बस ग्रांट। अगर कोई ऐसी डिवाइस बीच में आती है जिसने बस के लिए रिक्वेस्ट नहीं की है तो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट वाले को फॉरवर्ड हो जाएगी। Thus, if two devices simultaneously request bus access, the device that is closer to the bus controller receives bus grant and receives the bus control. अब इसमें ये होगा कि अगर दो डिवाइसेस ने साइमल्टेनियसली बस के लिए रिक्वेस्ट की है when a non-requesting device receives bus grant signal, it forwards the signal to the next device को forward कर देगा। Thus, if two devices simultaneously request bus access, the device that is closer to the bus controller receives the bus grant. अब किसे मिलेगी बस ग्रांट? पहले जो कंट्रोलर के पास होगा, मतलब कंट्रोलर के जो क्लोजर होगा उसे पहले बस ग्रांट मिलेगी और जो लास्ट में होगा उसे लास्ट में बस ग्रांट मिलेगी। ठीक है, मीन्स दैट द डिवाइसेज दैट आर क्लोज टू द बस कंट्रोलर आर ऑफ हायर प्रायोरिटी एंड दैन दोज ऑफ द अदर डिवाइसेज। मतलब जो कंट्रोलर के सबसे पास होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी और जो कंट्रोलर से दूर होगा उसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी एक डिवाइस आपकी बीच में ख़राब हो जाती है या ख़राब हो जाती है देन इन दैट केस जो बस ग्रांट सिग्नल है वो वहीं पर ब्लॉक हो सकता है क्योंकि सारी डिवाइसेस आपकी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट इज द पोलिंग। दिस मेथड रिप्लेसेस द बस ग्रांट लाइन ऑफ डेजी चेन मेथड with a set of pole count lines that are connected directly to all devices on the bus. अब इस मेथड में क्या होता है कि बस ग्रांट लाइन जो डेजी चेनिंग की है उसकी जगह पे अब क्या आ जाता है, सेट ऑफ पोल काउंट लाइंस आ जाती हैं दैट आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू ऑल द डिवाइसेस ऑन द बस। अब ये जो पोल काउंट लाइंस हैं वो सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड होती हैं। डिवाइसेस रिक्वेस्ट एक्सेस टू द बस वाया कॉमन बस रिक्वेस्ट लाइन। इसमें भी वही है कि जो कॉमन बस रिक्वेस्ट लाइन है उसके थ्रू कोई भी डिवाइस जो होगी वो रिक्वेस्ट सेंड करेगी। इन दिस द कंट्रोलर इज यूज टू जनरेट द एड्रेसेस फॉर द मास्टर दैट इज डिवाइस। कंट्रोलर एड्रेस जनरेट करेगा
जिस भी डिवाइस को उसे एक्सेस देना होगा। नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिवाइसेस। जितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी एड्रेस लाइन्स बनेंगी। If there are 8 masters or 8 devices connected in the system, at least 3 address lines are required. हमेशा ये ध्यान रखो 8 masters हैं, that means 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, that means 3 आपकी एड्रेस लाइन्स होंगी। 2 की पावर में 3 आ रहा है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इस वजह से जो एड्रेस लाइन्स होंगी वो 3 होगी। अगर आपके 16 मास्टर्स होते, 16 मास्टर्स दैट मीन्स 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब हमें 4 एड्रेस लाइन्स की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, सपोज आपके पास 10 मास्टर्स हैं, देन इन दैट केस तो हाईएस्ट वाला लेंगे। 10 किसके बीच में आएगा? 16, 8 और 16 के बीच में है तो 16 वाला लेंगे। दैट मीन्स 2 की पावर 4 एड्रेस लाइन्स हम लेंगे। ठीक। इन रिस्पॉन्स टू द बस रिक्वेस्ट कंट्रोलर जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ मास्टर एड्रेस और डिवाइस एड्रेस। ठीक है, जैसे जैसे बस रिक्वेस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंट्रोलर है वो डिवाइस एड्रेस देगा। पोलिंग भी आपकी सेंट्रलाइज्ड ही होती है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड मेथड के अंदर ही आपका पोलिंग स्कीम भी आती है। होता कैसे है कि व्हेन द रिक्वेस्टिंग मास्टर और डिवाइस रिकॉग्नाइजेज इट्स एड्रेस, इट एक्टिवेटेड द बिजी लाइन एंड बिगिंस टू यूज द बस। जब भी आपका जो रिक्वेस्ट, व्हेन द रिक्वेस्टिंग मास्टर रिकॉग्नाइज करेगा अपना एड्रेस तो वो बस बिजी लाइन को एक्टिवेट कर देगा। अब ये ध्यान रखना कि जैसे पोलिंग कई सारी डिवाइसेस हैं, जिसका भी एड्रेस पोल लाइंस पर होगा वो बस को यूज़ करेगा, सिस्टम बस को यूज़ करेगा, और सिस्टम बस को यूज़ करने के साथ उसी समय वो बिजी लाइन को एक्टिवेट भी कर देगा, ताकि बाकी सबको ये पता चल जाए कि अभी बस बिजी है किसी और डिवाइस के साथ। द बस कंट्रोलर रिस्पॉन्ड्स बाय टर्मिनेटिंग द पोलिंग प्रोसेस एंड द डिवाइस कनेक्ट टू द बस। जो बस कंट्रोलर होता है वो टर्मिनेट कर देता है बाद में पोलिंग प्रोसेस, एंड जो भी डिवाइसेस हैं जो बस से कनेक्टेड हैं वो भी टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें यही फिगर में भी आपका यही मेंशन है, ये फिगर आपको दिख रहा होगा। दैट मीन्स ये आपकी डिवाइसेस हैं, ये आपकी पोल लाइन्स हैं जो कि सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड है। 1 2 3 पोल लाइन्स, यहाँ पर 8 डिवाइसेस हैं बेसिकली, इसलिए 3 पोल लाइन्स बनाई हैं। कॉमन बस रिक्वेस्ट लाइन है जो सबसे कनेक्टेड है। जब भी किसी डिवाइस को हमें बस का एक्सेस चाहिए होगा, सिस्टम बस का एक्सेस चाहिए होगा, वो डिवाइस यहाँ पर रिक्वेस्ट जनरेट करेगी। बस बिजी लाइन, जैसे ही डिवाइस को एक्सेस मिल जाएगा बसेस का, वो बस बिजी लाइन को एक्टिवेट कर देगी। एंड दिस इज द 3 पोल लाइन्स जहाँ पर कंट्रोलर जो है वो एड्रेस प्लेस करेगा इनमें से किसी भी डिवाइस का। जिसका एड्रेस होगा वो डिवाइस उस टाइम पर सिस्टम बस ले सकती है। Next, last scheme is the independent bus request and grant method. The bus control passes from one bus master to another only through the centralized bus controller. ये भी centralized method ही आपका। There are separate bus request and bus grant lines for every device that are sharing bus. अब इसमें जितनी भी devices share कर रही होती हैं बस को, सबके पास अपनी खुद की एक बस रिक्वेस्ट लाइन होती है और एक बस ग्रांट लाइन होती है। मतलब सेपरेट बस रिक्वेस्ट एंड सेपरेट बस ग्रांट लाइन्स होती हैं इसमें। इन दिस, इसी वजह से इसमें जितनी ज़्यादा डिवाइसेस होंगी उतनी ज़्यादा आपकी लाइन्स होंगी। लाइन्स मतलब उतने ज़्यादा वायर्स होंगे। ठीक है, उनको हमें बनाने में उतने ही वायर्स लगेंगे। In this bus controller has the capability of immediate identifying all the requesting devices. इसमें कंट्रोलर को तुरंत पता चल जाता है कि किस डिवाइस ने रिक्वेस्ट सेंड करी है, क्योंकि इंडिविजुअल सबकी अपनी अपनी रिक्वेस्ट है, बस रिक्वेस्ट लाइन है, तो उसके थ्रू कंट्रोलर को इमीडिएटली ये पता चल जाएगा कि किसने रिक्वेस्ट की है। Bus controller responds rapidly to the request by determining the highest priority device that has sent the bus request. अब बस कंट्रोलर किसको रिस्पॉन्ड करेगा? जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। मतलब ये प्रायोरिटी ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड होगी या प्रोग्रामेबल होगी प्रायोरिटी, और उस प्री डिसाइडेड या प्रोग्रामेबल जो प्रायोरिटी है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम बस रिक्वेस्ट देख करके बस को हम ग्रांट कर देंगे। तो हमारे पास पहले से हमें पता होगा, मतलब कंट्रोलर को पहले से पता होगा कि इस डिवाइस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इस डिवाइस की प्रायोरिटी कम है। तो अगर किसी हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस, जो भी हमारे पास डिवाइसेस आ रही हैं बस की रिक्वेस्ट के लिए, उसमें हम अपने आप जो प्रायोरिटी सेट है उसके अकॉर्डिंग हम बस ग्रांट कर देंगे, बस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बस ग्रांट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बसेस। टुडे आई हैव डिस्कस द टॉपिक्स लाइक
System bus, what are the three different system buses? That is data bus, address bus and control bus. Next I'll discuss about the bus architecture and then the bus arbitration. Bus arbitration का मतलब यही होता है कि किस डिवाइस को एक्सेस मिलेगी. जब कई सारी डिवाइसेस एक साथ बसेस का एक्सेस लेना चाहती हैं तो उसमें किस डिवाइस को हम एक्सेस देंगे, ये डिसाइड करने का काम बेसिकली कौन करता है? बस आर्बिटर करता है. आर्बिटर और कंट्रोलर भी कहते हैं उसे, ठीक है. तो इसी प्रोसेस को हम बस आर्बिट्रेशन बोलते हैं. इसमें दो तरीके के मेथड यूज होते हैं, दैट इज सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड. सेंट्रलाइज्ड का मतलब एक सिंगल कंट्रोलर होगा जो कि डिसाइड करेगा कि किसे बस देनी है किसे नहीं देनी है. और डिसेंट्रलाइज्ड में एक प्री डिसाइडेड कोड्स होते हैं, दैट मीन्स कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो ये डिसाइड करे कि किसे बस का एक्सेस मिलेगा या किसे नहीं मिलेगा, ठीक है. तो इस तरीके से फिर सेंट्रलाइज्ड में आपकी 3 स्कीम्स दी गई हैं, दैट इज डेजी चेनिंग स्कीम, पोलिंग स्कीम एंड इंडिपेंडेंट बस रिक्वेस्ट एंड ग्रांट मेथड. सभी के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं एंड इसके अकॉर्डिंग हम ये 3 स्कीम्स को हमने देखा आज. ओके, थैंक यू.